नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर से है। गोरखपुर कोई मामूली जगह नहीं है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का होम टाउन है और इसी गोरखपुर शहर में 11 जून 2011 को एक घटना होती है। होता यह है कि एक लड़की की लाश शहर के सिंघाड़िया इलाके में मिलती है। अब सिंघाड़िया इलाके में जब लड़की की लाश मिलती है, लोगों की नज़र उस पर जाती है तो लोग ये देखते हैं कि लड़की का चेहरा कातिलों ने बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। चाकू जैसी किसी धारदार चीज़ से चेहरे को इस तरह से काटा गया है कि उसे देखकर उसकी पहचान कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। खैर, जब पुलिस को खबर मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, डेड बॉडी को रिकवर करती है और साथ ही मौके का बहुत बारीकी से मुआयना करती है। उस जगह को देखकर पुलिस को ये लगता है कि शायद कत्ल की घटना इस जगह पर नहीं हुई, बल्कि लाश यहाँ पर लाकर फेंकी गई है, क्योंकि वहाँ पर कोई संघर्ष के निशान कत्ल से पहले, चाहे वो ज़मीन में कोई खून के छींटे हो या किसी चीज़ के घसीटने के निशान हो, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो ये देखकर लगता है कि लाश शायद यहाँ फेंकी गई है। बहरहाल, चूँकि लाश की पहचान बहुत मुश्किल है तो गोरखपुर पुलिस के लिए भी जो है मरने वाली लड़की की पहचान पता करना एक चैलेंजिंग टास्क है। अब पुलिस पता करती है कि आसपास के इलाके से कोई इस उम्र की लड़की गुमशुदा है या नहीं, और जैसे ही पुलिस इस कोशिश में लगती है तो पुलिस को एक परिवार के बारे में पता चलता है जिन्होंने अपनी इसी उम्र की, मतलब जिस उम्र की लड़की की हत्या हुई थी, उसी एज ग्रुप की अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। जो बेटी गायब हुई थी उसका नाम था शिखा दुबे। तो पुलिस शिखा दुबे के घर वालों से बात करती है और कहती है कि हमारे पास एक लाश है, आप आकर काइंडली देखिए, कहीं ये आपकी बेटी की डेड बॉडी तो नहीं है। घर में कोहराम मच जाता है, घर वाले घबरा जाते हैं, लेकिन कोई चारा तो होता नहीं है इस तरह के मामलों में। तो घर के लोग जाते हैं डेड बॉडी को देखने के लिए, और डेड बॉडी को देखते ही जो लड़की है उसके पिता तकरीबन बेहोश होने की हालत उनकी हो जाती है। ये लाश उनकी बेटी शिखा दुबे की ही थी और उन्होंने देखते ही इस लाश को पहचान लिया। चेहरा तो खैर बहुत ही बुरी तरह से म्यूटिलेटेड था, बिगाड़ दिया गया था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, उस लड़की के पहनावे से, उसके गले में एक हार था, उस हार से उन्होंने अपनी बेटी को पहचान लिया। जो दूसरे परिवार के लोग आए थे उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये लाश तो शिखा बिटिया की ही लगती है। तो खैर, अब लाश बरामद हो गई, घर वालों ने उसे पहचान लिया। पुलिस ने वो डेड बॉडी कानूनी खानापुरी के बाद घर वालों के हवाले भी कर दी। पुलिस ने डेड बॉडी घर वालों को सौंप दी और घर वालों ने उस लाश का पोस्टमार्टम तो हो चुका था, मतलब अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन अब सवाल यह था कि शिखा दुबे की हत्या किसने की? आखिर किसकी शिखा से इतनी भयानक दुश्मनी थी कि उसकी न सिर्फ जान ली, बल्कि कहते हैं ना कि रंजिश में आकर इंसान जो है लाशों की बड़ी बेकदरी करता है, मतलब किसी की डेड बॉडी को भी इस तरह से डैमेज करता है जिससे उसका जो एंगर है वो दिखता है। तो शिखा के साथ वही एंगर जो है वो दिख रहा था, उसके चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ा गया था। तो लोग सोच में थे कि भाई क्या वजह हो सकती है, किसने ऐसा किया होगा। तो खैर, पुलिस तो इस मामले की तफ्तीश कर ही रही थी। पुलिस ने घर वालों से पूछा तो जो शिखा के पिता हैं उन्होंने ये कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि उनके पड़ोस में एक लड़का रहता है, दीपू ने ही उनकी बेटी का ये हाल किया होगा। दीपू ने ही उनकी बेटी की हत्या की होगी और इस तरह से उसके चेहरे को बिगाड़ दिया होगा। पुलिस ने पूछा, भाई क्यों, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि दीपू हमारी बेटी को पहले से परेशान करता रहा है और हमने कई बार उस लड़के से बात की, उसके घर वालों से भी बात की, लेकिन वो मानता नहीं है और हमारी बेटी उसकी वजह से काफ़ी परेशान है। उन्होंने बताया कि हम लोग कमलेशपुरम कॉलोनी में रहते हैं और दीपू का घर हमारे घर के पास में ही है। तो एक मोटिव जो है वो पुलिस को मिल चुका था और कातिल के तौर पर एक लड़के का नाम भी सामने आ चुका था। लेकिन इस मामले को वेरीफाई करने के लिए, यानी तसल्ली करने के लिए, पुलिस को दीपू से पूछताछ करना और क्या वो वाकई इस कत्ल में शामिल है या नहीं है, इसको वेरीफाई करना पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी था। तो पुलिस अब पहुंची दीपू के घर, लेकिन दीपू के घर पहुंचते ही वही हुआ जिस बात का डर था। दीपू गायब था, और दीपू गायब इसलिए था कि उसी ने शिखा की हत्या की थी, ऐसा घर वाले दावा कर रहे थे। और कत्ल करने के बाद आमतौर पर कोई भी मुलजिम अपने ठिकाने पर रुकता नहीं है अनटिल
एंड अनलेस वो इस बात से बहुत कन्विंस्ड ना हो कि वो तो किसी भी सूरत में पकड़ा नहीं जाएगा और उस पर कोई शक नहीं करेगा। तो इस मामले में दीपू को शायद शक था कि शिखा के घर वाले उसका नाम देंगे, तो दीपू घर से गायब हो चुका था। बहरहाल अब दीपू गायब हो गया तो इस केस की जांच आगे बढ़नी और मुश्किल हो गई। गोरखपुर पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि लाश मिल गई, घर वालों को वो लाश हैंडओवर कर दी, घर वालों ने रीज़न बता दिया, नाम बता दिया। अब जब तक दीपू को पकड़कर पुलिस इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे कि हाँ दीपू इन्वॉल्व है या दीपू का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, तब तक इस मामले की जांच किसी और दिशा में भी नहीं बढ़ सकती। तो इसीलिए पुलिस को अब दीपू का इंतज़ार था, लेकिन दीपू गायब था। इस बीच कई दिनों का वक्त गुजर गया और पुलिस ने अपने मुखबिरों का जो तंत्र होता है उसे एक्टिव किया और कहा कि ज़रा पता कीजिए आप कि दीपू कहाँ हो सकता है। तो इस कोशिश में, पुलिसिंग के इस प्रक्रिया में गोरखपुर पुलिस को एक कामयाबी मिली। पुलिस को पता चला कि दीपू नाम का जो लड़का शिखा के पड़ोस में रहता था वो आजकल सोनभद्र में रहता है। सोनभद्र एक स्मॉल टाउन है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसको रॉबर्ट्सगंज भी कहते हैं। एक बार मैं गया हूँ, वहाँ हिंडाल्को की बड़ी फैक्ट्री भी है, जो बिरला ग्रुप की कंपनी है एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स बनाने वाली। तो इसी सोनभद्र टाउन में दीपू रहता है, ऐसी जानकारी किसी आदमी ने गोरखपुर पुलिस को दी। और न सिर्फ जानकारी दी बल्कि पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी कि दीपू कहाँ रहता है, पता तक बता दिया। तो ये गोरखपुर पुलिस के लिए, जिसे कहते हैं कि मुँह मांगी मुराद वाली बात थी। गोरखपुर पुलिस की एक टीम फ़ौरन पहुंची सोनभद्र मिर्ज़ापुर के पास और वहां जाकर उस पर्टिकुलर ठिकाने पर दबिश दी जहां दीपू के रहने की खबर गोरखपुर पुलिस को मिली थी। और पुलिस ये देखकर बहुत खुश हुई कि वाकई उनका जो सस्पेक्ट था, सस्पेक्टेड किलर, वो उसी पते पर रहता था और दीपू उनको मिल गया। लेकिन पुलिस को खुशी के साथ साथ ज़ोर का झटका लगा। ज़ोर का झटका इसलिए लगा क्योंकि दीपू तो वहाँ मिला ही, दीपू के साथ साथ वहाँ शिखा दुबे वो भी मिल गई। जी, वही लड़की जिसकी हत्या हो चुकी थी, गोरखपुर के सिंघाड़िया में जिसकी लाश मिली थी। अब सवाल यह है कि अगर शिखा दुबे की हत्या हुई और गोरखपुर में उसकी लाश मिली तो ये लड़की यहाँ कैसे आई? मतलब शिखा दुबे के तो फिर जीवित होने का सवाल नहीं उठता था। और अगर दीपू ने शिखा की हत्या की थी तो शिखा दीपू के साथ क्या कर रही थी? बहुत बड़ी बात थी। फिर वो लाश किसकी थी? ये भी एक सवाल था। तो ऐसे में पुलिस ने जब इन दोनों को पकड़ा और इनसे पूछताछ की तो इन दोनों ने बताया कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे और घर वाले चूँकि उनके इस रिश्ते पर बिल्कुल राज़ी नहीं थे तो फिर वो भागकर जो है सोनभद्र चले आए और यहाँ उन्होंने नई ज़िंदगी की शुरुआत की है। लेकिन ये बोलकर वो बच नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ ऑलरेडी शिखा दुबे की लाश मिली थी। वो बेशक शिखा तो नहीं थी, अब ये बात साफ़ हो गई थी। उसका कत्ल किसने किया और वो लड़की कौन थी? अब इन दोनों से ये सवाल पूछा गया। शुरू में इन लोगों ने अनभिज्ञता जताई, कहा कि उन्हें तो नहीं पता किसने हत्या की, वो लड़की कौन है, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब इनको पुलिस ने कहा कि देखो, घर वालों ने यूं ही हवा में उस लाश को देखकर ये नहीं कहा कि वो लाश जो है तुम्हारी है, यानी शिखा दुबे की। घर वालों ने इसलिए कहा कि तुम्हारे कपड़े उस लाश पर थे और तुम्हारे गले का हार भी उस लाश पर मौजूद था, तो ये कहकर तुम बच नहीं सकते कि तुम लोगों को उस लड़की के कत्ल के बारे में और उस लाश के बारे में कोई जानकारी नहीं। और पुलिस ने जब इन सबूतों से इस जोड़ी का सामना करवाया तो इनको टूट जाना पड़ा, इनको कबूल करना पड़ा कि हाँ, इन्होंने ही उस लड़की की हत्या की थी। इसके बाद दोनों ने कहानी सुनाई। दीपू और शिखा ने ये बताया कि चूंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, घर वाले इस रिलेशन के लिए राज़ी नहीं थे, तो वो ये इम्प्रेशन घर वालों को देना चाहते थे कि शिखा की हत्या हो चुकी है और उसके बाद शिखा जो है दीपू के साथ भाग जाना चाहती थी। लेकिन ये बताने के लिए कि शिखा की हत्या हो चुकी है और घर वाले फिर से अपनी बेटी को न ढूंढे, इसका एक ही तरीका हो सकता था कि कोई एक ऐसी लाश मिले जिसको देखकर घर वालों को ये गफलत हो जाए कि ये लाश उनकी बेटी की ही है। इस तरह के बहुत सारे केसेस पहले भी सामने आ चुके हैं जिसमें लोगों ने किसी की मौत को जो है फेक करने की, डेथ फेक करने की कोशिश की है। तो ये मामला कुछ वैसा ही था, लेकिन इसमें और भी कई ट्विस्ट एंड टर्न हैं, आप सुनिए। तो दीपू और शिखा इस बात पर राज़ी हो गए कि एक लड़की की हत्या करके उसकी लाश को अगर वो अपने घर के आसपास कहीं फेंक देते हैं तो उनके लिए आगे की ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। इन नामुराद लोगों को ये भी महसूस नहीं हुआ कि इसके लिए किसी बेगुनाह की जान लेनी होगी, और वो जान कैसे लेंगे। मतलब अपने स्वार्थ के आगे इन्हें किसी दूसरे की तकलीफ़ समझ में ही नहीं आई।
कैसे अजीब लोग हैं, हैरानी होती है। तो खैर, तो दीपू और पूजा अभी इस साजिश पर काम कर ही रहे थे। तब तक दीपू का एक दोस्त जिसका नाम है सुग्रीव, उसने दीपू को एक कैच दिया, एक आइडिया दिया। असल में ये जो सुग्रीव नाम का लड़का था, इसका ट्रांसपोर्ट का काम था और ट्रांसपोर्ट के काम के सिलसिले में अक्सर उसका गोरखपुर से सोनभद्र आना जाना होता था। तो सुग्रीव ने ये बताया कि वो सोनभद्र में एक ऐसी लड़की को जानता है जिस लड़की का हुलिया, जिसकी कद काठी दीपू के गर्लफ्रेंड, कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड शिखा से बिल्कुल मिलती जुलती है, तो अगर तुम चाहो तो हम उस लड़की को मार सकते हैं। अब ये प्रपोजल जब सुग्रीव ने दिया तो दीपू, जो कि पहले से ही किसी की हत्या करना चाहता था, उसको लगा कि भाई इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है। तो सुग्रीव और दीपू ने मिलकर सुग्रीव के ही ट्रक में उस लड़की को, जो सोनभद्र की रहने वाली है, अनजान लड़की जिसको ये सुग्रीव जानता था, उसको अगवा कर लिया। और उस ट्रक में सुग्रीव और दीपू के अलावा जो ट्रक का क्लीनर होता है वो भी था। उसे भी कुछ पैसों का लालच देकर दीपू और सुग्रीव ने कत्ल के लिए राज़ी कर लिया था। और इसके बाद जिस लड़की को सोनभद्र से अगवा किया, उस लड़की का नाम था पूजा। और वो लड़की भी हालात की मारी थी। उसकी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन उसकी वैवाहिक जीवन में तकलीफ़ें थी, दिक्कत थी। उसको 3 बच्चे भी थे छोटे छोटे, जिनकी परवरिश की जिम्मेदारी उस पर थी, और वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थी। तो ऐसे में सुग्रीव ने उसे ये प्रपोज़ल दिया कि तुम्हें मैं गोरखपुर में एक नौकरी दिला सकता हूँ, और नौकरी भी महज 3,000 रुपये की। आप देखिए कितनी दिक्कत और तकलीफ़ों में लोग रहते हैं। तो ये जो लड़की है पूजा, वो इस नौकरी के प्रपोज़ल पर राज़ी हो गई और सुग्रीव उसे अपने साथ अपने ट्रक पे सोनभद्र से गोरखपुर ले जाने के लिए कहने लगा। तो वो जो पूजा नाम की लड़की थी, जिसको इन्होंने फांसा नौकरी दिलाने के नाम पर, उसको उन्होंने ट्रक में बिठा लिया। तो पूजा के अलावा दीपू, सुग्रीव और उनका ट्रक का जो क्लीनर है, ये तीनों जो है उस लड़की के साथ ट्रक में बैठ गए और सोनभद्र से वन फाइन डे रवाना हो गए। जिसकी हत्या होने वाली थी उसे पता ही नहीं था कि अब से कुछ देर बाद उसकी हत्या होने वाली है। जाहिर है फिर तो वो कभी ट्रक में नहीं बैठती। और जो लोग हत्या करने वाले थे वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। दीपू जो है अपनी गर्लफ्रेंड शिखा दुबे के कपड़े साथ में लेकर आया था। ये कपड़े उसने पूजा को दिए, ये कहते हुए कि तुम ये कपड़े पहन लो, ताकि जहाँ पर भी तुम पेश हो, जहाँ पर भी नौकरी के लिए मैं तुम्हारी बात कराऊँ, वहाँ पर तुम थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखो। चूँकि ट्रक पे ही चल रहे थे, सुनसान जगह पर उन्होंने गाड़ी रोकी और लड़की को कपड़े पहनने के लिए दिए। ट्रक के केबिन में तीनों लड़के कुछ देर के लिए बाहर चले गए ताकि लड़की को अनकंफर्टेबल फील ना हो। और लड़की ने खुद ही अपने हाथों से वो कपड़े पहने जो उसे दीपू ने दिए थे, अपनी गर्लफ्रेंड के कपड़े, शिखा के कपड़े। यहाँ तक कि शिखा के गले में जो एक माला वो हमेशा पहनती थी, वो माला भी दीपू लेकर आया था, और वो माला भी उसने पूजा को दे दिया, ये कहते हुए कि तुम ये माला भी पहनो, जिससे तुम थोड़ी ठीक ठाक दिखो, और नौकरी के लिए अगर हम कहीं बात करें तो वहाँ कोई तकलीफ़ ना हो। इस लड़की को नहीं पता था कि इसकी हत्या करने के लिए ये सारी तैयारी हो रही है। उसकी हत्या की तैयारी हो रही थी, अपना कत्ल होने से पहले अपने कत्ल की तैयारी के तौर पर वो कपड़े पहन रही थी। कितनी दुखद, कितनी तकलीफ़देह कहानी। तो खैर, पूजा ने शिखा के कपड़े पहन लिए, शिखा के गले में जो हार होती थी, जो माला होती थी, वो माला भी पहन ली। उसके बाद बाकी लड़कों को कहा कि ठीक है, अब आप लोग आइए, चलें आगे गोरखपुर। लेकिन अब जब ये तीनों अंदर आए तो इन्होंने जब देखा कि उसने सारे कपड़े पहन लिए हैं, तीनों ने मिलकर पहले गला घोंट कर उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद उसकी लाश को ट्रक से नीचे उतारा, और नीचे उतारने के बाद चाकू से उसका चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। इतनी विभत्स तरीके से चेहरा बिगाड़ा कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद उस लाश को लेकर वो गए वहाँ गोरखपुर, और गोरखपुर के सिंघाड़िया इलाके में वो लाश फेंक दी, और ये सोच कर फेंक दी कि इस लाश को देखते ही शिखा दुबे के घर वालों को लगेगा कि ये लाश उनकी बेटी का ही है, क्योंकि कपड़े और वो जो नेकलेस, वो सारी चीज़ें जो है उनकी बेटी की उस लाश पर थी। और जैसा कि आपको पता है, एग्जैक्टली शिखा के घर वालों को देखकर यही लगा कि ये लाश उनकी बेटी की है। और इसके बाद घर वालों ने वो कंप्लेन भी की, जिससे दीपू के बारे में रिपोर्ट दर्ज हुई। तो खैर फाइनली दीपू तो पकड़ा गया, और दीपू की निशानदेही पर इस मामले में सुग्रीव और वो क्लीनर जो था
जिसने इस कत्ल में मदद की थी वो भी पकड़ा गया। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई। साथ में शिखा दुबे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि शिखा दुबे भी इस मर्डर कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी। अभी भी ये केस अदालत में है, 2011 का मामला है, अभी भी ये केस अदालत में है और सुनवाई चल रही है। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट ये है कि कत्ल के मामले में शिखा दुबे और दीपू दोनों गिरफ्तार हुए, जेल भी गए, और जेल से बाहर आने के बाद दोनों ने अलग अलग शादी की। यानी दोनों ने एक दूसरे से शादी नहीं की। एक दूसरे से शादी करने के लिए इन दोनों ने एक बेगुनाह लड़की की हत्या कर दी, और जेल जाने के बाद होश ठिकाने आ गए, समझ में आ गया सब कुछ, पता नहीं क्या समझ में आया। फिर इन्होंने अलग अलग शादी की और दोनों अलग अलग अपने परिवार के साथ अभी रह भी रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें सज़ा हो तो फिर जेल जाना पड़ेगा, और अभी अगर ज़मानत पे हैं इस वक्त तो अपने परिवार के साथ हैं। लेकिन गोरखपुर के लोग इस घटना को, इस वाक़े को नहीं भूल सकते। जिन लोगों ने भी इस घटना को सुना वो बहुत हैरान भी हुआ और दुखी भी हुआ। तो खैर, कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं जिन्हें अपने स्वार्थ के सामने और किसी भी इंसान की कोई तकलीफ़ या उसकी मुश्किलों से कोई भी वास्ता नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। तो खैर, आज की कहानी यहीं तक। कल जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी वो कहानी थाईलैंड की थी, जिसमें हमारे देश की पुलिस, भारत की पुलिस ने थाईलैंड में हुए एक कत्ल के मुलजिम को भेष बदल करके खुफिया तरीके से गिरफ्तार किया। कैसे गिरफ्तार किया, अगर आप जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में उस स्टोरी को आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आइए कुछ कमेंट पढ़ता हूँ। दीपक हीरा जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा है कि पिछली वीडियो में मेरा कमेंट पढ़ा होगा जिससे मैंने ये सुझाव दिया था। उन्होंने कहा है कि कोई पुरानी मर्डर की कहानी सुनाइए, जो कहानी जो है वो इंटरेस्टिंग हो। एनीवे, चलिए, थैंक यू वेरी मच दीपक जी। अमित पटोली जी ने भी कमेंट किया है, नाइस स्टोरी एज ऑलवेज, ग्रेट टू हियर फ्रॉम सुप्रतिम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। परूप श्रेष्ठा जी हैं जर्मनी से, निसार अहमद नागपुरी साहब हैं, मौलाना साहब हमारे, देवराज शर्मा जी सिलीगुड़ी से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। होमी राय ने भी कमेंट किया है। प्रत्युष डी बराल, हेलो सुप्रतिम जी, आई लव योर वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, थैंक यू वेरी मच। वर्जीनिया डिसूजा हैं और इन्होंने भी गॉड ब्लेस कहा है और कॉम्प्लीमेंट दिया है, बहुत धन्यवाद आपका। तनु मान ने कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि किसी पर यकीन मत करो, अपने आप पर और अपने आप से और अपने काम से प्यार करो, क्योंकि कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें धोखा ना हो। देखिए, यकीन तो मेरे हिसाब से ये कहना ठीक नहीं है तनु जी कि किसी पर यकीन मत करो। यकीन तो करना पड़ता है, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, सब पे यकीन करना पड़ता है। लेकिन हाँ, बेवकूफ़, या मैं बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, बेवकूफ़ वर्ड थोड़ा हार्श है, बहुत भोला नहीं बनना। मतलब यकीन बेशक कीजिए, लेकिन अगर कहीं पर भी कुछ खटका हो तो अपने आप को रिमाइंड कीजिए कि क्या ये वक्त है मुझे सजग हो जाने का, सतर्क हो जाने का। ऐसा बिल्कुल ही यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। मतलब अगर कोई भरोसे का आदमी ही नहीं होगा तो दिल की बात किसे कहेंगे। तो इसलिए यकीन न करो, ये बोलना बड़ा मैकेनिकल हो जाएगा। गुरप्रीत जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रदीप भांबू जी, टाटा JS के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। विनय नासवाले जी हैं, उमेश भुइयाँ जी हैं, लाइफ ऑफ बीनू के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी लिखा है कि ये दुबई से हैं और उन्होंने भी अपना मैसेज भेजा है, कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। हितेश पाठ जी का कमेंट है और विजेंद्र सिंह जी का कमेंट है। मैं फिरोज़ खान, सर हाउ आर यू, योर वॉइस इज़ टू गुड, सऊदी अरबिया से वो हमें सुन रहे हैं। शंकर लाल बिश्नोई जी हैं और JK चंदेगारा, इन्होंने भी कमेंट किया है, और ग्रोवर, हासी ग्रोवर, इनका भी कमेंट है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स तो पढ़ नहीं सकता एट वन गो, आप जानते हैं। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि इस सिलसिले को बनाए रखिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। और फिलहाल मुझे और मेरे साथ ही सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।